आज ये करंट अफेयर्स में सक्सेस आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि दूसरे लॉकडाउन पार्ट के तहत आप लोग जो है वो सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आज की प्रमुख न्यूज़ में अर्थ संकट टालने के लिए दूसरा पैकेज रिजर्व बैंक की ओर से जो लाया गया है, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो आज की सबसे प्रमुख न्यूज़ है। रिवर्स रेपो रेट 4% से 3.75% किया गया है। बेसिकली रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो बैंकों को अपने अतिरिक्त फंड जो है जो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, उसको रेट को चूंकि घटाया गया है, इस तरह से बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा जमा हो जाएगा जिससे कि ज़्यादा वो कर्ज दे सकते हैं। दूसरा देखिए कि बैंकों को लाभांश देने की बाध्यता 6 माह के लिए जो है वो समाप्त कर दी गई है। यानी कि जो आरबीआई को जो बैंक लाभांश देते हैं उसको वो अधिक बाद तक दे सकते हैं। 6 मंथ तक के उनको लीवरेज दे दी गई है, जिससे कि उनके पास अतिरिक्त वो फंड हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड को 10,000 करोड़ है, नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़, यानी कि ओवरऑल जो है वो 50,000 करोड़ रुपए का इन बैंकों को दिया गया है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसी तरीके से नेशनल हाउसिंग बैंक जो है रियल एस्टेट में वो पैसा देता है अन्य हाउसिंग कंपनियों को। सिडबी जो है वो लघु एवं मध्यम उद्योगों को कर्ज देता है। इस तरीके से आरबीआई ने लिक्विडिटी को बढ़ाने का काम किया है। यानी टोटल जो है वो 50,000 करोड़ रुपए जो है वो इनके माध्यम से और 50,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों के पास, जो कमर्शियल जो बैंक हैं उनके पास जो पैसा आएगा, यानी कि टोटल 1 लाख करोड़ रुपए की वो राहत देने का काम उसने किया। ये एक आरबीआई की तरफ से दूसरा पैकेज है। फिर देखिएगा कि एक एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस हैं, ये एक इसका जिक्र आया हुआ है। ये वो चीज़ें हैं कि जिसके तहत संस्थानों को बेसिकली अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने का एक जरिया है, जिसके तहत बैंकों को 1 से 3 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त फंड देने की व्यवस्था इसके तहत हो जाती है। जो इसमें क्या होता है कि ये बैंक जो है वो हमने एक इस्तेमाल किया है, आपको देखिए कि एनबीएफसी एवं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां। तो आप देखिए कि इसमें एलटीआरओ लॉन्ग टर्म जो रेपो ऑपरेशंस हैं, ये एक तरीके की फैसिलिटी है जिसके तहत जो है वो बैंक एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को ज़्यादा अधिक से अधिक उनकी तरफ वो ध्यान दे पाएंगे। बेसिक रूप से इसका क्या ये होता है कि आमतौर पे बैंक रिवर्स रेपो रेट के तहत जो है वो रिजर्व बैंक के पास, उनके पास पैसे जमा कर देते हैं। जो उनकी रुचि उसमें होती है कि रिजर्व बैंक के पास हम अगर पैसे जमा करते हैं तो हमको एक निश्चित रूप से एक आमदनी हो जाएगी। तो उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो उसको, इसी पे एक आगे लेख भी लिखा गया है जिसमें कि हम आगे डिस्कस करेंगे इसको जो है। तो उसके तहत उन्हें बिना किसी अतिरिक्त जोखिम के आसानी से उन्हें वो उसका इंटरेस्ट मिल जाता है। रिजर्व बैंक ने इससे उनका ध्यान हटा करके उनमें एक चेंजेस लाए हैं, जिस चेंजेस के चलते उनको एक अतिरिक्त पूंजी मिलेगी और उस पूंजी को रिजर्व बैंक ने अनुदेश दिया है कि आप उसको एनबीएफसी को और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को दीजिए। तो आपके लिए जो है वो प्री परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो गया कि एनबीएफसी क्या है, एनबीएफसी किस तरीके से, और मुख्य परीक्षा के लिए भी ये उपयोगी है। इसी तरीके से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो प्री परीक्षा के लिए भी जो है उपयोगी है। मुख्य परीक्षा के लिए भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तहत जब आप देखिएगा कि मुख्य परीक्षा का जो आपका सिलेबस, तो उसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन में इनको आप पढ़ते हैं। इनको आप पढ़ने के दौरान जो है वो ये देखते हैं कि जो एनबीएफसी हैं और जो माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी है, जो ये है, ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ये मेन इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। अगला आप देखिए कि दूसरा जो अगला इसी में एक और भी रिजर्व बैंक ने ये किया है कि राज्यों के लिए कर्ज लेने की क्षमता उसमें बढ़ा दी गई है, 30% तक की बढ़ा दी गई है। और ये इसमें भी एक टर्म यूज हुआ है वेज एंड मीन्स जो है वो, तो वेज एंड मीन्स के तहत अब 60% राशि वो कर्ज ले सकेंगे। तो कोविड महामारी के लिए राज्यों के पास जो है वो, राज्य इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तो राज्यों को भी एक अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता, तो उनके लिए भी जो है रिजर्व बैंक ने एक संसाधन मुहैया करा दिए हैं जिससे कि वो 60% तक जो है वो कर्ज ले सकेंगे रिजर्व बैंक से।
तो रिजर्व बैंक का एक अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो ये रिजर्व बैंक का जो ये पैकेज है वो कोविड महामारी के तहत जो है वो पूरी की पूरे सिस्टम में लिक्विडिटी, बैंकों के पास भी लिक्विडिटी आ गई। बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने का वो एक प्रमुख फायदा होगा कि छोटे और मध्यम जो मझोले जो उद्योग हैं, जो कि वो बड़े पैमाने पे जो है वो अपने कर्मचारियों की छटनी न करें, फिर से प्रोडक्शन अपने कार्य की गतिविधियों में लग जाएं, तो इस तरीके से वो नीचे तक जो है वो लोगों के पास जो है वो पैसे पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जो एक साइकिल का निर्माण जो होगा जो उत्पादन गतिविधियों के काम में आएगा, जो तो इसका ये एक व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा कि अब पार्ट 2 में प्रमुख चुनौती जो सरकार के सामने है वो ये है कि किस तरीके से लॉकडाउन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खोला जाए और साथ ही आर्थिक गतिविधियों को एक जो है वो बूस्टअप दिया जाए। तो एक तरीके से इसे बूस्टर डोज कहा जा सकता है आरबीआई की तरफ से, जिसमें कि वो सरकार के जो प्रयास हैं और आरबीआई के प्रयास दोनों कंधे से कंधे मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएं, यानी अर्थव्यवस्था को एक बूस्टर डोज, उसमें तेजी लाने का एक प्रयास, वो खास करके इस दौरान और भी अहमियत वो रखता है जब ये आ रहा है कि भाई आईएमएफ की तरफ से भी ऐसा माना गया है कि 1.9 का ग्रोथ रेट होगा। सभी संस्थानों ने, जो प्रमुख वित्तीय संस्थान है, उन्होंने वो जताई है कि भाई भारत का ग्रोथ रेट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी आने की संभावना है। तो इसमें जो है वो बेहद ज़रूरी है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में ये पैकेज जो है वो बहुत लाभकारी होगा। आगे आते हैं, हम न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की अनुमति दी गई है। ऐसे जो कि हमने कल भी रेड जोन और जो है वो ग्रीन जोन की जो चर्चा की थी, जो एक जो बंटवारा जो किया गया है ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन की। तो ग्रीन जोन में ऐसी ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहाँ पे कि वो महामारी का प्रकोप कम है, केसेस नहीं के बराबर आए हैं, तो वहाँ पे ऐसी आर्थिक गतिविधियों को दिया जाए, खास करके खेती बाड़ी के, किसानी के जो काम हैं, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन के भी काम को वहाँ पे दिया जा सकता है, जलापूर्ति का काम है, ऐसे बहुत सारे कामों को अनुमति दी गई है कि यानी कि अर्थव्यवस्था का नीचे से जो है वो गतिविधियों की शुरुआत वो करने की ये है। चूँकि बड़े बड़े शहर इस समय मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ये सब प्रभावित हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों से ही हम आशा कर सकते हैं। आगे देखिएगा कि अगला न्यूज़ है कि कोरोना से लड़ने में 19 राज्यों ने वो उम्मीदें बढ़ाई हैं। 19 राज्यों में जो ये रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पे जो कोरोना के रफ्तार को उन्होंने कम करने का काम किया है, ऐसे राज्यों में केरल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इवन बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई राज्यों में जो है उन्होंने, उड़ीसा है, ऐसे कई राज्यों ने, तो इन्हीं पे जो आगे की कोरोना की जो आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण झलकती दिखती है कि भारत के 19 राज्य जो है इसमें बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है और हमें उन राज्यों से सीख लेने की ज़रूरत है, विशेष करके केरल का। आगे आज हम आए हैं कि हिंदू के संपादकीय में केरल ने उस पर एक लेख भी आया है कि हम लोग उस पर डिस्कस भी करें कि उन राज्यों से हमें ओवरऑल सीख लेने की ज़रूरत है। आगे आप आएंगे कि आपदा प्रबंधन एवं सहकारी संघवाद, ये एक जो है वो एक आज का दैनिक जागरण में एक लेख आया है, तो ये काफ़ी उपयोगी है, जिसमें कि इस आपदा प्रबंधन के दौर में एक तरीके का ये डिजास्टर है, जिसे ये प्राकृतिक विपदा आप समझ लीजिए, अब तक इसे प्राकृतिक विपदा ही माना जा रहा है। तो इसमें सहकारी संघवाद की धारणा जो है वो किस तरीके से हम लोग उस पर खड़े उतरे हैं, भारत खड़ा उतरा है, तो इसको उसमें 3-4 तथ्यों पे बल दिया गया है और ये आपको मेंस परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ये पेपर 2 में आपके इंडियन पॉलिटी में भी, गवर्नेंस वाले में भी जो है वो आपके लिए उपयोगी होगा। इसमें 4 चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला ये है कि महामारी नियंत्रण में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की भी प्रमुख रूप से भूमिका है। केंद्र सरकार नीतियों का निर्माण कर रही है और उसको इम्प्लीमेंटेशन का सारा दारोमदार जो है राज्य सरकार पे है और जिला प्रशासन पे है। तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन कदम से कदम ताल मिलाते हुए जो है इन चीज़ों की पूरी की पूरी जो है वो कार्यान्वयन जो है उन्हीं के जिम्मे है। तो जब तक राज्य सरकारों का और जिला प्रशासन का जब तक वो परफॉर्मेंस जब तक अच्छा नहीं होगा, तब तक हम लोग इस महामारी के प्रकोप को हम लोग वो कम करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। यही सहकारी संघवाद। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो आपातकाल के समय जो है वो किस तरीके से वो एक सहकारी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कैसे, सहकारी संघवाद की भावना में कैसे वो जुड़ जाता है। तो इसकी ताज़ा मिसाल अभी वो देखी जा रही है कि सारे राज्यों ने अपने अपने तौर पे एफर्ट्स अपने लगाए हैं
अपने अपने संसाधनों को उन्होंने बेहतर से यूज़ किया है, रिसोर्स को मोबिलाइजेशन किया है, साथ ही सिविल सोसाइटी से लेकर के सभी ग्रुप्स को, जिला प्रशासन को भी उन्होंने आगे आगे उसको बढ़ाया है अपने कार्यों के मार्फत से। ऐसे ही देखें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लगभग जो 80% जो ग्रामीण आबादी है, इवन 80 करोड़ लोगों तक ये खाद्यान्न पहुंचाने की जो योजना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकांश कार्यभार जो है वो राज्य सरकारों पे भी है। तो राज्य सरकारों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो ये भी एक संघवाद का एक जीता जागता मिसाल है। आगे आप देखेंगे कि 14वें वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से 42% तक कर दी गई है। प्रधानमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में ही उन्होंने सहकारी संघवाद पे काफ़ी बल दिया था। तो इसी के तहत 14वें वित्त आयोग में अब आपके लिए प्री परीक्षा के लिए ये उपयोगी हो गया कि 14वें वित्त आयोग में कितने राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है, तो 32 से 42% कर दी गई। यानी कि केंद्र सरकार के पास जो भी वित्तीय संसाधन होते हैं, उन वित्तीय संसाधनों में से 32% पहले मिलता था, यानी कि 14वें वित्त आयोग से पहले जो है, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 32 से 42%, यानी 10% का इजाफा जो अतिरिक्त संसाधनों का ये किया गया है, ये भी कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद को और मजबूती प्रदान करता है। यानी कि राज्यों की संसाधनों की जो उनकी मजबूती है वो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई है। आगे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए काफ़ी आपके लिए आवश्यक हो गया है। 2005 में ये बना हुआ था, लेकिन अब तक जो है उस पर हम लोग वो बहुत ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन ये कोविड जो महामारी जो आई है, इसके ये हम देखते हैं कि इसमें इसकी बहुत उपयोगिता कारगर हो रही है। इसमें कई सारी धाराएं हैं। कभी अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा भी आपको करेंगे कि अभी कई सारे समाज वो आपको न्यूज़ चैनल्स पे भी 51 धारा, 52, 53 इस तरीके से कई सारे धाराएं हैं, जिसमें कि वो FIR दर्ज की जाती है, जुर्माने की व्यवस्था है, ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं उसमें अलग हैं, उसको हम लोग अलग से जिक्र करें। लेकिन अभी हम लोग इस बात पे ये करें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो क्या, लेकिन इसकी वास्तविक रूप से धरातल पे इसको इम्प्लीमेंट करने का काम राज्य सरकार कर रही है। और सरकार जो भी निर्देश दे रही है, उस निर्देश को, ये भी एक सहकारी संघवाद का मतलब क्या है? मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश जारी करे, उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य जो है वो पूरे तौर तरीके से जो उसकी मंशा है उस मंशा के अनुकूल करें। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत जो 2005 केंद्र सरकार जो भी अनुदेश जारी करती है, राज्य सरकार बड़ी तत्परता से उसको निभा रहा है। उसमें उनको ये बात की लिवरेज है कि जहाँ बहुत होता है उसके अनुसार वो अपनी छूटें दे सकती हैं, अपनी लॉज, लेकिन एक बेहतर जो फ्रेमवर्क है, अब इसे वो अगर हमने लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया तो लगभग सभी राज्यों ने उसका पालन किया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कहा कि नहीं हम पालन नहीं करने जा रहे। तो इस तरीके से ये एक जो कानून बनाया गया है, उसका आपदा के समय कैसे सभी राज्यों को इम्प्लीमेंटेशन स्वयं से करने जा रहे हैं, ये यही तो सहकारी संघवाद। तो अगर आपके लिए वो निबंध के लिए विषय हो सकता है, पेपर 2 में अगर ये सहकारी संघवाद आता है तो इसमें इस बात का आप उल्लेख करिएगा। जो जब भी ऐसा आएगा तो आप लिखिएगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कैसे, जब कोविड का महामारी आया तो कैसे इन बातों को हुआ। तो ये सभी के सभी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो केवल वो इसके लिए उपयोगी नहीं है कि केवल वो हम वो एक कोई आज डेट अगर 18 अप्रैल का है तो इसी के लिए केवल इम्पोर्टेंट है। मेरी जो कक्षा होगी, जो यूट्यूब पे जो चैनल्स जो हम लोग के इसके माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, इसमें ये कहने के लिए ये जो है वो डेली करंट अफेयर्स है, लेकिन इसका महत्व जो है वो प्रत्येक महीने के लिए है, जो इवन अगले साल के लिए भी है। आप उस संदर्भ में इसको एक होलिस्टिक अप्रोच में आप समझने का प्रयास करें। आगे आप देखेंगे कि हिंदू में 2 वहाँ से, जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि एक जो है संपादकीय में लेता हूँ और एक अच्छा सा आलेख जो उपयोगी है आपके लिए जो है वो हिंदी माध्यम के लिए वो मैं लेके आता हूँ। उसमें आप देखिए कि एक जो है वो एक जो इस बार का संपादकीय है वो उसमें उसकी टाइटल है हेल्पिंग ए लैंडिंग हैंड, यानी कि इसका मतलब हो गया कि रिजर्व बैंक के जो दूसरा पैकेज है कि उसने एक मदद के लिए एक हाथ बढ़ाया। इसका शाब्दिक अर्थ है मदद के लिए हाथ बढ़ाना। जो तो मदद के लिए हाथ बढ़ाने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ने बैंकों की रहा है आसार, किसको मदद दे रहा है रिजर्व बैंक, तो बैंकों को मदद दे रहा है। और बैंक अल्टीमेटली वो किसको मदद करेंगे, तो उद्यमियों को मदद करेंगे। उद्यमियों को साथ साथ जो है वो ऐसे आम जन की भी वो मदद होगी, जो क्योंकि बैंक से RBI की अपनी लिमिटेशंस हैं।
कि वो पूंजी की पर्याप्त व्यवस्था बाजार में बनी रहे, इसकी सुनिश्चितता आरबीआई करती है। तो इसके तहत आम जनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की अवेलेबिलिटी वो कर्ज के रूप में मिलेगी, तो कर्ज के रूप में जो है आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी जो। तो इसके लिए इसमें दो बातों को इसमें एम्फेसाइज किया गया है जो ऐसे भी न्यूज़ में है। यहाँ पे उसी की है टारगेटेड जो LTRO जो है, TLTRO है, कहीं पे LTRO भी यूज़ किया जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के तहत क्या होता है कि ये इसमें जो अतिरिक्त पूंजी है ये NBFC और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को जो मिलेगी, इससे इसमें इस लेख में ये बताया गया है कि अधिक से अधिक इसमें फ़ायदा होगा कि खास करके माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ऐसे लघु उद्योगों को, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लघु उद्योग की इकाइयाँ जो लगी हुई हैं, जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदा पहुंचा पाएंगे जो है वो इस ऑपरेशंस के माध्यम से। जो NBFC भी जो है वो कमर्शियल बैंक से ऋण लेकर के, और वाहन उद्योग में भी है, रियल एस्टेट में भी है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को और माइक्रो फाइनेंस को इस LTRO से बेहद लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगला इसमें फोकस किया गया कि रिवर्स रेपो रेट जो है वो किस तरीके से लाभकारी होगा, तो इसमें एक यूज किया गया है लेजी बैंकिंग से एक्टिव बैंकिंग जो। तो लेजी बैंकिंग का मतलब ये क्या होता था कि पहले बैंक जो है वो RBI के पास अपनी पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा रख देते थे जो, जिससे एक मिनिमम उन्हें इंटरेस्ट प्राप्त होता रहे जो। तो वो उद्यमियों को या उद्यम को नहीं दे करके सिर्फ माध्यम से उसको लेजी बैंकिंग का मतलब कि हम भाई कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमने फंड को एक जगह रख दिया और मजे से उसका पैसा आ रहा है, तो इसको लेजी बैंकिंग कहा जाता है। अब ऐसे लेजी बैंकिंग के तहत 6.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों का जो है वो रिजर्व बैंक के पास जमा। तो इससे जो रिजर्व बैंक ने जो नीतियां अपनाई हैं, उन नीतियों के चलते इतना रुपया जो है वो बैंकों के पास जो है वो एक उनके पास एक अट्रैक्शन होगा कि उस पूंजी को लेकर के, चूंकि वो रिवर्स रेपो रेट के तहत उसका कम आ गया है 3.75, उससे ज़्यादा उनको जो है वो उनके व्यवसाय के लिए होगा कि वो उससे कहीं अधिक इंटरेस्ट रेट पे बाजार को दे पाएंगे। तो इन नीतियों के चलते बैंक ये बाध्य हो जाएंगे कि इतनी बड़ी पूंजी उनके पास आ जाएगी कि वो पूंजी को दूसरे जगह भी वो दे पाएंगे, इनका ये अट्रैक्शन होगा। तो ये चीज़ों को जो है वो इसमें दर्शाया गया है। एक अच्छा सा लेख आया है, वायरस सामाजिक लोकतंत्र एवं लाभांश केरल के लिए। केरल के मुद्दे पे जो है वो एक लेख निकल करके आया है बड़ा अच्छा, जिसमें कि 3 बातों पे ध्यान दिया गया है। मैंने इसके पहले भी जो चैनल्स जो वीडियो जो पहले भी मैंने बनाया था, उसमें भी मैंने केरल की बार बार उल्लेख मैं करता हूँ। आज भी ऐसे कई लोगों ने बार बार ये समाचार पत्रों में आ रहा है। आज भी जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उनका जो है वो इंटरव्यू छपा हुआ है। कई सारे इवन जो है वो सत्ता पक्ष के भी लोग, विपक्ष के लोग भी, सब लोगों ने उनके केरल के मॉडल की प्रशंसा की है। उसी पे ये लेख आया है जिसमें कि वो सोशल डेमोक्रेसी टर्म का यूज किया गया है। ये देखिए, ये सामाजिक लोकतंत्र जो है आपको ये निबंध के लिए उपयोगी है। आप अपनी लेखन शैली में इस सोशल डेमोक्रेसी का यूज कैसे, राजनीतिक लोकतंत्र की तो बात आपने वो हमेशा से सुनी होगी, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र क्या है, इसका जीता जागता मिसाल जो है वो केरल ने उदाहरण पेश किया। इसमें 3 बातों को तो ध्यान दिया गया है। हमने आपके लिए जो एक बेहतर जो चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ, ये है कि ऐसा नहीं है कि हिंदू जो समाचार पत्र में जो बातें हैं उन बातों को आप लोग हिंदी भाषा में ही उसके भावना को समझ लीजिए। उस भावनाओं का यूज जो है वो अपनी लेखन शैली में उसको अपना लीजिए। मुख्य परीक्षा के लिए ये बेहद उपयोगी है, खास करके ये संपादकीय। और ये जो है इसमें देखिए कि और खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए। जो आपके सामने मैं भी ये दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको विधिवार जो है पॉइंट वाइज लिखा है, तो आप अपने भी नोट्स बनाइए। जो तो इस नोट्स के सहारे जो है वो आपका लेखन शैली जो, जब तक लेखन शैली आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तब तक वो मुख्य परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 बातों को इन्होंने ये किया है कि कर्व जो है, यानी कि जो कोविड महामारी का जो ग्राफ है, इसको उन्होंने चौड़ा किया है। यानी कि जो उनकी रिकवरी जो रेट है और जो उनका संक्रमण का दर है, वो रिकवरी रेट उनके संक्रमण के दर से ज़्यादा हो गया है, और पॉजिटिव केसेस भी उनके यहाँ बहुत कम आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए उन कारणों को 2 चीज़ों को बताया गया है कि चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग उनके यहाँ बहुत प्रबल है, और जो उनकी उसकी डिटेल एनालिसिस की गई है कि केरल का जो मॉडल है बहुत पहले से,
चाहे वो 60, 70, 80, 90 के दशक में उन्होंने एक बेहतर अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत बेहतर तरीके से विकास किया है। और तो स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास उस तरीके से किया है और सिविल सोसाइटी को बहुत स्ट्रांग बनाया है। उनके यहाँ जब आदेश जारी हुआ कि नहीं भाई लॉकडाउन ये बनाना है, करना है, तो लोग खुद से ही आगे बढ़ करके आकर के उसमें शामिल हो गए। इस सरकार की तरफ से इन्फोर्समेंट ज़्यादा नहीं होकर के सोसाइटी की तरफ से इन्फोर्समेंट लागू होना शुरू हो गया। तो ये बात जो है, और डिसीजन मेकिंग में अपने आप शामिल होने लगे लोग, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल हो गई, लोग भी शामिल हो गए। चीफ मिनिस्टर ने वैसे तुरंत 18 ग्रुप बना दिए और वो ग्रुप वो खुद ब खुद लोगों के पार्टिसिपेशन से काम करने लगे। तो ये इनकी एक प्रमुख भूमिका है कि जो डिसीजन मेकिंग जो है उनका केंद्रीकृत न हो करके विकेंद्रीकृत डिसीजन मेकिंग हो गई। अगला इन्होंने जो है वो स्थानीय सुशासन की भूमिका एक बड़े स्तर पे की गई है केरल में। उसकी भूमिका को बहुत सराहा गया है कि लोकल स्तर पे उन्होंने जो खास करके 90 के दशक में स्थानीय सुशासन, उसके पहले 80 के दशक में भी उन्होंने जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं पे बहुत बल दिया था। उसका वो लाभांश ले रहे हैं। लाभांश का मतलब कि जो निवेश उन्होंने अपने सिस्टम में किया है, वो लाभांश का मतलब कि केरल के लिए वो लाभांश सामने आ रहा है कि अपने वो चिकित्सा व्यवस्था में जो सुविधाओं का उन्होंने बेहतरी पे वो बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। उनकी जो स्वास्थ्य कर्मियों का जो यूनियन है वो बहुत स्ट्रांग है, वो खुद से आगे आ रहे हैं। क्योंकि भारत में क्या है कि और राज्यों में उनको कहना पड़ रहा है, सरकार को निर्देश जारी करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ की यूनियनें जो स्वास्थ्य सेवाओं में है वो खुद ब खुद वो निकल करके सामने आ गई हैं। वो बेहतर से टेस्टिंग कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं। तो ये उनकी बातें हैं। तो और इसका जो चेन है, इसका कड़ी जो है उनके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से है, यानी कि स्थानीय सुशासन जो उनकी पंचायतें हैं, जो म्यूनिसिपल सिस्टम है उनका, वो सिस्टम का स्वास्थ्य जो कर्मी है उनके साथ उनका कोलेबोरेशन बहुत अच्छा से काम हो रहा है। तो इन बातों का मतलब कि कभी भी किसी भी आपदा प्रबंधन में इन चीज़ों का महत्व तो बहुत अच्छे से ये होता है कि जब तक स्थानीय सुशासन से लेकर के ऊपर तक राज्य सरकार के बीच में जो जब बेहतर तालमेल होता है तो किसी चीज़ का कार्यान्वयन बहुत बेहतर होता है। यही इसका सारांश है। तो इसी के साथ जो है वो आपका ये आज का ये मेरा न्यूज़ का ये समाप्त हो रहा है और फिर अगली कड़ी के लिए हम लोग फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।